हूँ हिना जुबैर। आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू को लेकर हाजिर हुए हैं। हमने स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 27 बरसों से जद्दोजहद कर रही सबा फ़रहत यहाँ पर मौजूद हैं। अब उनको उम्मीद की एक किरण न्यूज़ 18 के तौर पर नज़र आई। खबर दिखाए जाने के बाद अब न सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया ने इस मामले को लेकर तेज़ी दिखाई, बल्कि ज़रूरी कागजी कार्रवाई को भी पूरा करके फ़ाइल लखनऊ भेजने की यकीन दहानी कराई है। आपको ज़रा सबा फ़रहत के बारे में बताते हैं। ये पाकिस्तानी शहरी सबा फ़रहत, इनकी शादी 27 बरस पहले हिंदुस्तानी शहरी फ़रहत मसूद से हुई थी। तब से सबा हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए कोशां हैं और आज हम खुद सबा से बात करेंगे, उनके दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस चैनल के ज़रिए वो क्या कुछ उम्मीद रखती हैं, क्या कुछ इंतज़ामिया से कहना चाहती हैं, ये भी हम सबा से जानेंगे। और हमारे साथ हमारे बहुत ही ख़ास साथी शैलेंद्र वांगू भी मौजूद रहेंगे, जिनसे हम टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और आइए नाजरीन, हम ज़रा आपको सबा फ़रहत का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने कहा है कि उनको क्या कुछ यहाँ पर चाहिए। आने के बाद LTV बेसिस पे मेरा प्रोसेस शुरू हो गया था चलना। हर साल मेरा वीज़ा 1 साल का बढ़ता है और मैं यहाँ रहती हूँ। पीरियड तो ये होता है कि 7 साल में लेडीज़ जो यहाँ पे शादी होके आई हूँ उन्हें नेशनलिटी मिल जाती है, लेकिन मुझे तो 3-4 गुना बढ़ के 27 साल पूरे कंप्लीट हो गए और अभी तक नेशनलिटी नहीं मिल रही है। उसके लिए मैं बहुत भाग दौड़ भी कर रही हूँ। तो मेरी गलती, मेरा गुनाह तो बताया जाए कि भाई क्या बात है, किस वजह से मुझे नागरिकता नहीं दे रहे हैं। सबा फ़रहत जी का मामला है। इसमें पूर्व में आख्या भेजी गई थी शासन को 2017 में। उसके बाद उसमें कुछ बिंदुओं पे आख्या मांगी गई थी। तत्क्रम में आख्या SSP साहब से मांगी गई और उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अभी तक सबा फ़रहत जी ने अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जैसे मरीज का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है और वाउचिंग प्रमाण पत्र है। इस तरीके और अभिलेख हैं। जब SSP साहब की आख्या प्राप्त हम लोगों को हो गई है तो तत्क्रम में अब इनसे अभिलेख जो अभी तक नहीं प्रस्तुत किए हैं वो इनसे मांगे गए हैं और उनके द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तो उनका परीक्षण करके आगे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आपका सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुद सबा फ़रहत साहिबा। सबा साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में हम आपका। साथ ही साथ शैलेंद्र वांगू हमारे साथी मौजूद हैं दिल्ली से। दोनों ख़ास मेहमानों का हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। सबा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह की दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं, जिस तरह की परेशानियां आपको पेश आ रही हैं, उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही। आज हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कुछ पेशरफ्त हुई है? सबा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, मुझे तो कल ये एहसास हुआ है कि हाँ, जी बिल्कुल मैम, आ रही है आपकी आवाज़? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको मैम? जी जी, बताइए बताइए। मैम, हाँ, मेरी भागदौड़ से कल मुझे ये एहसास हुआ है कि हाँ वाकई एडमिनिस्ट्रेशन मेरे बारे में कुछ कर रही है। कल ADM सिटी साहब ने मेरे साथ बताया कि मैम एक पेपर आप जमा कर दीजिए और आपके सारी फाइल जो है वो लखनऊ पहुंच जाएगी। तो लिहाजा अब कल मैं वो एफिडेविट भी सबमिट कर दूंगी, तो उसके बाद देखती हूँ कि क्या होता है। जी सबा, हम आपसे जानना चाहेंगे, 27 साल लंबा अरसा, एक बच्चा जवान हो जाता है, क्या कुछ गुजरा आपके ऊपर? मैम, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जितनी देर होती जा रही है उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं।
शुरू में मैं 90 में मेरी शादी लाहौर में हुई थी और 1991 में मैं मेरठ आ गई थी। और उसके बाद मेरा प्रोसीजर LIU ऑफिस में चलता रहा। हर साल मेरा वीज़ा बढ़ता है और मैं LTV बेसिस पे यहाँ पर रहती हूँ। और मुझे जब भी अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ता है तो उसके लिए मुझे परमिशन लखनऊ गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। लिहाजा मेरी ये परेशानी ये है कि अब तो मुझे बॉर्डर्स पे भी बहुत परेशान कर रहे हैं कि मैम आप क्यों नहीं नेशनलिटी ले रही, गवर्नमेंट से आप क्यों नहीं अपील कर रही, आपकी क्या वजह है, आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं है क्या, आपकी भागदौड़ नहीं है? लेडीज को तो मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल रही? लिहाजा अब हम आपको आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं जाने देंगे नेक्स्ट टाइम अगर आपका इंडियन पासपोर्ट नहीं बना। और दूसरी वजह यह है कि मैम मैं मेरठ शहर के अलावा कहीं भी नहीं जा सकती। जी। और मेरी चले ये तो एक अलग ही बात है कि ये गुजर रहा है, ये टाइम गुजर गया बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को एजुकेशन देने में, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरठ में तो कैद की जिंदगी है, लेकिन अब क्या पेरेंट्स से मिलने भी नहीं जाऊंगी मैं? तो क्या वजह है? क्या मेरी ये अपील है कि मेरे पेपर्स में क्या कमी है जिसकी वजह से मुझे नागरिकता नहीं दे रहे हैं? हाँ ठीक है सबा, आपकी बात जो है वो ज़रूर पहुंच रही होगी इंतज़ामिया तक। हमारे साथी शैलेंद्र वांगू भी दिल्ली से मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से सबा फरहत का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ टेक्निकल चीज़ें इसमें हो सकती हैं? क्योंकि वो लगातार कोशिश भी कर रही हैं, थोड़ी सी तफसील चाहेंगे। जी हिना, आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि शादी के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं उसका प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। जैसे कि सबा बता रही थी अभी कि उन्होंने LTV ले रखा है, यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा पर वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं। और ऐसे LTV वीज़ा दिए जाते हैं शादी के मौके पर। वो LTV शुरुआत में 5 साल के लिए होते हैं, उसके बाद हर 2 साल के इसको रिन्यू किया जाता है। तो ऐसे में एक टेक्निकलिटी भी है और एक प्रोसीजर भी है भारत की नागरिकता पाने के लिए, भारत की सिटीजनशिप पाने के लिए। इसके लिए आपको कम से कम 8 साल पूरे करने पड़ेंगे भारत में रहते हुए। 8 साल का टेन्योर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। वो उसमें से 7 साल आपको भारत में ही रहना पड़ेगा और 1 साल आप उसमें ट्रैवल कर सकती हैं कंट्री के बीच। हालांकि इस केस में जैसे आप बता रही हैं कि 27 साल बीत चुके हैं, तो इनका मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं सबा से ही पूछना चाहूंगा कि क्या जब उन्होंने शादी, जैसे उन्होंने अभी बताया कि उन्होंने शादी लाहौर में की थी, तो लाहौर के बाद क्या उन्होंने वापस भारत आकर लखनऊ में अपनी शादी दोबारा रजिस्टर की थी? ठीक है सबा, हमारे साथी शैलेंद्र ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जब आपने लाहौर में शादी की, उसके बाद जब आप हिंदुस्तान आई, तो क्या आपने यहाँ हिंदुस्तान में आके शादी को रजिस्टर करवाया था? बिल्कुल मैम, यहाँ पे कानून है कि शादी तो मेरी वहाँ पे हुई थी, एक निकाहनामा होता है जो यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है, लेकिन यहाँ कोई कानून नहीं है कि शादी मैरिज रजिस्टर्ड होगी कि वहाँ पाकिस्तान से आई हुई लड़की के लिए यहाँ रजिस्टर्ड होगी। लेकिन वहाँ हमें ADM सिटी साहब ने 2005 में ये कहा कि आप ये जमा करिए अपना निकाहनामा और शहर काजी से रजिस्टर्ड करवाइए। तो हमने शहर काजी से वो निकाहनामा रजिस्टर्ड करवा के और शासन को भेज दिया वो, और उन्होंने यहाँ ये रिफ्यूज़ लेटर हमें दे दिया कि आपकी शादी जो है ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, आपका निकाहनामा ही जो लाहौर में हुआ था वो रजिस्टर्ड होके और उसकी कॉपी लखनऊ जाएगी और उसी तरीके से प्रोसीजर चलेगा। जी शैलेंद्र, आपने सुना अभी सबा ने क्या कहा? जी बिल्कुल, जो जिन कानून को मैं जानता हूं, जिन प्रावधानों को मैं जानता हूं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में की हुई शादी या जो उसका निकाहनामा होगा वो भारत में वैलिड नहीं होता है। तो इसके लिए आपको भारत में उसको रजिस्टर कराना पड़ा, जैसे वो बता रही थी इन्होंने भारत में रजिस्टर इसको कराया है। तो उसके बाद ये पहली कंडीशन है कि आपको शादी जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करानी होगी। लेकिन उसमें क्योंकि डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या ये कह सकते हैं कि भारत सरकार की के पास ये राइट है वो किसको सिटीजनशिप देते हैं और किसको नहीं देते हैं, इसके लिए पीछे कुछ क्राइटेरिया है कि किस तरह से इसको तय किया जाता है। लेकिन भारत आने के बाद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को सिटीजनशिप दे दी जाएगी एक तय समय के बाद, ये ज़रूरी नहीं। आपको बताना चाहूँगा जो फिगर्स मेरे पास है उसके मुताबिक आज की तारीख तक 526 ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो उम्मीद कर रहे हैं, जो इंतज़ार में हैं इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए, और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। और ये इसमें 526 पाकिस्तानी नेशनल हैं, कुल मिलाकर करीब 1084 ऐसे केसेस हैं जो पड़ोसी मुल्कों के हैं और भारत आए हुए हैं, और वो सिटीजनशिप की
उम्मीद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उसमें से 500 करीब जैसे हमको पता है कि 526 ऐसे हैं जो पाकिस्तान से हैं। तो ऐसे में एक प्रोसीजर होता है और एक लंबा प्रोसीजर होता है और आखिर में ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है कि किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको नहीं देनी है, उसका क्राइटेरिया भी रहता है। लेकिन सभा के केस में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वो लगातार अप्रोच कर रही हैं स्टेट गवर्नमेंट को, मैं उनसे ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार वो दिल्ली आकर भी कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करें, अपने केस को उनके सामने रखें। और हालांकि इसका प्रोसीजर जो है वो बहुत सिंपल है। FRRO की जो वेबसाइट है उस पर जाकर अपना रजिस्टर करना होता है और केस टू केस इसको तय किया जाता है कि किसको कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर LTV की बात करें तो LTV पर रहते हुए भी आपके पास कई सारी फैसिलिटीज होती हैं। आप बच्चों को एजुकेशन यहाँ दे सकती हैं, बच्चों के एजुकेशन पर कोई असर नहीं होता है, बैंक का खाता खोल सकते हैं और तमाम जो जॉब वैकेंसीज है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो LTV पे कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन सिटीजनशिप के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर होती है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। जाहिर सी बात है कि उसके कुछ रूल पहले से ही तय किए गए हैं। लेकिन सभा से मैं कहूंगा कि वो अपनी हिम्मत ना हारे और इस केस के लिए वो आगे अपनी लड़ाई जारी रखें। ठीक है सभा, जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र बांगू कह रहे हैं कि आपको दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। जी जी सर, मुझे तो परमिशन ही नहीं है, मैं मेरठ के अलावा कहीं नहीं जा सकती। मुझे LI ऑफिस ने कहा हुआ है कि आप मेरठ शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। जब मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ तो दिल्ली बाई बस जाती हूँ, जब ही दिल्ली जाती हूँ, अदरवाइज इसके अलावा मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती और ना ही मैंने इन 27 सालों में किया है। अब मेरे बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम बन गई है। मेरी बेटी आगे कहीं पढ़ने के लिए जाना चाहे और वो कहती है मम्मा साथ चलें, तो मैं ये कह देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। तो लिहाजा मेरी मुश्किलात बढ़ रही हैं। ये तो मैं पहुंच जाती मैम सुषमा स्वराज के पास, PM मोदी साहब के पास अपनी रिक्वेस्ट करती, लेकिन मैंने मीडिया का सहारा लेकर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि बताइए मेरी क्या गलती है। जी सबा, मैं आपको बस ये सलाह देना चाहूँगा कि क्योंकि फ़िलहाल पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते आप शुरू से जानती हो किस तरह के रहे हैं, तो ऐसे में नागरिकता का एक बड़ा इशू रहता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि 526 ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब तक वो नहीं मिल पाई है। प्रोसीजरल डिलेज होते हैं और कई साल इसमें लग जाते हैं। लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि वो किसको नागरिकता देती है, किसको नहीं देती है। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि होम मिनिस्ट्री का ये कॉल रहता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज़ को हम पहुँचाएँ वो तक, ताकि वो इस केस को कम से कम ये तो पता चल सके कि आपको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी और इसमें कितना वक्त और लग सकता है। जी सभा, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जब आप दिल्ली जाने की बात कर ही रही हैं, आप अपने वालिदैन के पास भी वहां से जाती हैं, तो क्या आपने कुछ ऐसी कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, जिस तरह से हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहा जा रहा था कि आपको हर तरह की मदद दी जाएगी, अब कम से कम ये रिपोर्ट आने के बाद आप साफ तौर पे कहिए कि आप दिल्ली जाना चाहती हैं जहां से ये मामला आगे बढ़े, इस तरह की कोई कोशिश आप कर सकती हैं? नहीं, LIU में हमने कई दफ़ा मेरी फैमिलीज़ में शादी हुई, बच्चे जाते हैं, मेरी मुरादाबाद में चाचा बुआ जी वगैरह रहती हैं, तो मैं 27 सालों में उनसे बिल्कुल नहीं मिली हूँ। और मैंने कोशिश की है एक दफ़ा LIU में कि क्या मैं जा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे क्लियरली तौर पे मना कर दिया कि मैम आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, जब तक आपको इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलेगा आप नहीं जाएंगी। तो मैम मैं कैसे जाऊं? इसीलिए तो मैंने मीडिया का सहारा लिया है। और मेरे बच्चे लॉयर हैं, हाँ। वो भी PM मोदी साहब को ट्वीट कर रहे हैं, मैम को कर रहे हैं, कहीं कोई जवाब नहीं है। जी सबा, हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि सुषमा स्वराज को हमने देखा है, शैलेंद्र भी मेरी बात से जो है वो एग्री करेंगे कि किस तरह से सुषमा स्वराज इस तरह के तमाम वाकयात का फौरी नोट लेती हैं। तो क्या कोई ट्वीट किया गया है, क्या उनको कोई मेल किया गया है? क्योंकि आजकल जो है दुनिया बहुत सिमट कर रह गई है, अपनी बात कहने के लिए आप जो है बहुत सारे तरीके अपना सकती हैं। शैलेंद्र जी, जाहिर तौर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऐसे कई डिस्ट्रेस कॉल्स और ऐसी कई रिक्वेस्ट को एड्रेस किया है ऑनलाइन, जैसे वो करती रहती हैं। ट्विटर पर एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप सुषमा स्वराज को अप्रोच कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये बताना चाहूँगा कि सिटीजनशिप का जो इशू है उसका पूरा का पूरा जो मैंडेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। वो तय करती है कि किसको देना है या किसको नहीं देना है, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये भी हो सकता है कि किसी को सिटीजनशिप मिले ही ना, और ये भी हो सकता है कि इसमें कई साल लग जाए। तो ऐसे में केस टू केस बेसिस पे ये भी पता करना काफ़ी मुश्किल होता है कि किसी एक व्यक्ति को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, उसका केस
उसकी डिटेल्स क्या है, ऐसा पता करना भी लगभग नामुमकिन है। ये उस सिटीजन को ही पता चल सकता है कि उसने जब अप्लाई किया तो उसकी एप्लीकेशन का क्या हुआ। तो ऐसे में जाहिर तौर पर विदेश मंत्री को आप ज़रूर अप्रोच कर सकती हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, जनता का पूरा हक है। हाँ। किसी जो यहाँ पे मेहमान भी हमारे आते हैं उनका भी पूरा हक है कि वो यहाँ पर आएँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधा अप्रोच करें अपने शिकायत को लेकर। तो ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की नज़र में ये केस आएगा और उसमें क्या कुछ किया जा सकता है और उसके बाद ये तय किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए आप ईमेल्स के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए आप अप्रोच कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जज्बात में आके सिटीजनशिप दे देती है। लेकिन कोशिश ये ज़रूर रहती है वो केस टू केस बेसिस पे रिकॉर्ड्स को देखते हुए, बोनाफाइड जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको देखते हुए और प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये तमाम चीज़ें होती हैं। जी सबा, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जब आप इतने दिन से कोशिश कर रही थी, अब आपने जब न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए अपनी कोशिश को आगे बढ़ाया है, तो क्या इसमें पेशरफ्त हुई है? क्योंकि हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आपका जो मामला है वो आगे बढ़े और बहुत जल्द इसका निपटारा भी हो। तो क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल मैम, हुई है। मैं डीएम ऑफिस लगातार चक्कर लगाती हूँ, रोज़ अपने काम से सब काम करके घर को लॉक करके और मैं डीएम ऑफिस पहुँच जाती हूँ। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो किसी को भी नहीं है, बच्चे भी अपने एजुकेशन में लगे हुए हैं, हस्बैंड अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, तो जाहिर बात है कि मुझे ही देखना पड़ेगा और बहुत टाइम से मैं ही फेस कर रही हूँ। लेकिन मेरी फाइल जो है वो आगे पहुँचती नहीं है। अब ट्वीट भी कर दिया पीएम मोदी साहब को, सुषमा स्वराज मैम को। तो मेरी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैम मुझे बताया तो जाए कि मेरी क्या गलती है, मेरे पेपर्स में क्या कमी है, तो मेरी आवाज़ तो सुनी जाए। तो इसीलिए मैंने चैनल्स का सहारा लिया है कि प्लीज़ मेरी आवाज़ सुने और दूर तक पहुँचे ताकि मुझे जल्द से जल्द नेशनैलिटी मिल जाए। जी सबा, जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र ने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाती हैं, बहुत सारे कागजात ज़रूरी होते हैं और सबसे अच्छी बात हिंदुस्तान में यही है कि आप अपनी बात जो है वो किसी भी लेवल तक एटलीस्ट पहुंचा सकते हैं। सबा, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे कागजात की जब बात आती है जो ज़रूरी होते हैं किसी भी हिंदुस्तानी के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो तमाम चीज़ें आपके पास हैं? बिल्कुल, मेरे सारे पेपर्स जो LIU जो भी कहते हैं कि आप ये सबमिट करिए, अब आप ये दीजिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उनको वही पेपर दे देती हूँ। आज मेरी फाइल इतनी मोटी हो चुकी है, जो मेरे पास भी है, LIU ऑफिस में भी है और DM ऑफिस में भी है। तो LIU कहते हैं हमारी तरफ से क्लीन चिट है मैम, आपकी फ़ाइल हम DM ऑफिस भेज चुके हैं। अब आप वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट करिए, आप वहाँ पर कहिए, आप लखनऊ में कहिए, आप मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में कहिए। बच्चे गए मिनिस्ट्री होम अफेयर दिल्ली, उन्होंने वहाँ रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा मैम आपकी फ़ाइल ही अभी लखनऊ से नहीं आई तो हम क्या देखेंगे। लखनऊ गए मेरे हस्बैंड तो उन्होंने कहा आपकी एंट्री नहीं हो सकती यहाँ पर, ये ऑफिशियली तौर पे काम होता है, तो लिहाजा आप ऑफिस से जो भी पेपर आएगा उसका जवाब ऑफिस के थ्रू ही जाएगा। तो बताइए मैं क्या करूँ। जी सबा, आपके लहजे से हम जो है वो तमाम चीज़ें महसूस कर सकते हैं कि कितना दर्द और कितना सब्र आपने इतने दिन में बर्दाश्त किया है। सबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे जो नाजरीन हमारे लिए साथ हैं, कि क्या आपको जहाँ पर आप रहती हैं मेरठ में, वहाँ से कहीं और जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है? अगर आप जाती हैं तो उसका बाकायदा प्रोसीजर क्या होता है? मैम मुझे इजाज़त ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है। मैं फर्स्ट डे ही जब आ गई थी, जब मेरा LTV का प्रोसीजर चला तो मना कर दिया गया था LI ऑफिस ने कि आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप एज अ लॉन्ग टर्म वीज़ा यहाँ रह रही हैं, मेरठ के अलावा आप कहीं नहीं जाएंगी। लिहाजा मुझे अकॉर्डिंग टू लॉ उसी तरह चलना पड़ा और आज 27 साल तक मैं इसी तरह उसी अकॉर्डिंग टू लॉ चल रही हूँ। मैं कहीं बिल्कुल नहीं जाती हूँ, फैमिली के सब मेंबर्स जाते हैं, लेकिन मैं अकेली घर में कैद वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शैलेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सभा लगातार कह रही हैं कि उन्होंने अपने तमाम कागजात, तमाम चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी कहा कि उनको दिल्ली की तरफ पेशरफ्त करनी होगी। लखनऊ में या जहां पर वो रहती हैं वहां पे भी उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो उम्मीद हम अपने चैनल के ज़रिए सभा को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले मैं सभा से पूछना चाहूँगा कि जब वो भारत आई थी, जब उनकी शादी हुई थी,
उसके बाद वो कितने साल यहाँ रही इस देश में अप्लाई करने से पहले? मैम 1991 में मैं आई थी और आते ही जाहिरी बात है शादी हुई थी तो मुझे यहाँ रहना था। मेरे हस्बैंड जो है वो इंडियन नेशनल है, तो मैंने जब ही अप्लाई कर दिया था और प्रोसीजर जैसा LIU कहता था कि आप ये पेपर्स दें, आपके अब ये पेपर्स जाएंगे, उसी अकॉर्डिंग मैं वही पेपर अब टाइम टू टाइम सबमिट करती रही और आज तक उसी तरह कर रही हूँ। अब LIU ने भी ये कह दिया है कि मैम आप अब हमारे पास कुछ नहीं है, आपका सिर्फ वीज़ा बढ़ेगा। जी शैलेंद्र, इस बीच में अपने पाकिस्तान आप कितनी बार गई अपने परिवार से मिलने के लिए? एक दफ़ा मैं 7 साल तो बिल्कुल गई नहीं, मेरे फादर की भी डेथ हो गई, मैं बिल्कुल नहीं गई क्योंकि उन्होंने कहा रेगुलर आपको रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो 7 साल के बीच में मेरे फादर की डेथ हो गई लेकिन मैं नहीं जा सकी। उसके बाद मैं 4-5 दफ़ा जा चुकी हूँ और मुझे परमिशन मिलती है, 2 महीने की मिलती है तो मैं 5 दिन पहले वापस आ जाती हूँ वहाँ से। 3 महीने की होती है तो उससे 2 दिन पहले वापस आ जाती हूँ, यानी मुझे उस टाइम पीरियड से पहले वहाँ से आना पड़ता है। जी जी जी, मतलब कि आप रूल्स बिल्कुल फॉलो कर रही हैं क्योंकि कानून ये कहता है कि LTV पर आपको साल में एक बार आप 90 दिनों के लिए, हर साल में 90 दिनों के लिए आप ट्रैवल कर सकती हैं LTV वीज़ा के रहते हुए। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्योंकि कैसी टेक्निकलिटीज़ मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये मामला फ़िलहाल होम मिनिस्ट्री के पास होगा या जो आप कंसर्न ऑफिस जो बता रही है लखनऊ में उनके पास होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर पता पाएंगे आपको कि आपके केस में एक्चुअली अड़चनें कहाँ पर है। क्योंकि आप एप्लीकेंट है, आपको उनको अप्रोच करना चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर वो क्यों इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि ये भी आपको फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि जो आखिर में जो सिटीजनशिप का फैसला होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, लेकिन आपके केस में हम भी कोशिश करेंगे कि ये हम इस मामले को टॉप मिनिस्टर के पास पहुंचाए ताकि वो भी आपके केस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कम से कम इसको कंसिडर करें और जो कुछ भी इसमें सही कदम होना चाहिए वो सरकार इस दिशा में उठाए। सर थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, इतना टाइम कर रहे हैं, न्यूज़ 18 वाले मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई ना कोई तो मुझे मिला जो मेरी हेल्प करने के लिए है। और मुझे लगता है कि मुझे इन सब कामों से मेरी हेल्प मिलके मुझे जल्दी नेशनैलिटी मिल जाएगी क्योंकि मेरे पेपर्स में कोई कमी नहीं है और मैं जो रूल्स और रेगुलेशन के तहत चल रही हूँ उसमें भी कोई कमी नहीं है। मेरे बारे में इस चीज़ के लिए आप LIU ऑफिस या LIU ऑफिस ही सब बता सकता है क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि सबा फरहत और वो फैमिली बैकग्राउंड भी उन्हें सब पता है। तो लिहाजा फिर नेशनलिटी जब पेपर्स कंप्लीट है और तमाम बैकग्राउंड पता है, हर चीज़ का पता है, तो फिर कमी किस बात की है। जी सबा, बहरहाल कोशिश तो होगी। आपके कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। मैम मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा लॉयर है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो, और उससे छोटी बेटी है वो भी रजिस्टर्ड लॉयर है और तीसरा बेटा भी फर्स्ट ईयर लॉयर, जी सबा, फर्स्ट ईयर यानी वकील बन रहा है, वो भी उसका फर्स्ट ईयर है। हाँ, तो माशाल्लाह बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। सबा, आपका नाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसका मतलब भी ज़रा हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे क्योंकि हम ये क्यों पूछ रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। मेरा थैंक यू सो मच मैम, आप मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया। और मेरा नाम सबा है और सबा के मीनिंग है सुबह की ठंडी हवा। जी सबा, तो जिस तरह से आपका नाम बहुत खूबसूरत है उसी तरह से हम ये उम्मीद करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी न्यूज़ 18 उर्दू जो है वो सुबह की ठंडी हवा के झोंके की तरह खुशियाँ लेकर आए और तमाम चीज़ें, आपकी जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएं। हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए, अपनी तमाम परेशानियाँ कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम शैलेंद्र वांगहू का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें बहुत सारी, थैंक यू सो मच न्यूज़ 18, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जिन्होंने हमें बताई, जिन्होंने हमें समझाया कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में हम अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं और यही शायद हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत बात है। और आज की हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।